बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्ज़ा शफीक। सच के साथ सच कहना, सुनना, उस पर इस्तकामत के साथ खड़े रहना और उसका साथ देना मुश्किल ही नहीं, कठिन मरहला है। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो सच का साथ देते भी हैं, सच कहते भी हैं, सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से होते हुए मुमलकत खुदादाद बनते बनते फिर आज वो रियासत मदीना है। और आज आपने रियासत मदीना का एक और बड़ा मंजर देखा कि वहां पे 7 बंदे मुस्तरद हो गए। मतलब मुस्तरद हो गए, बंदे खुद ही मुस्तरद हुए या बंदों को किया गया मुस्तरद। अब ये कानूनी मुशगाफियां बड़ी हैं हमारे, वैसे भी तो कानून बड़ा। वो कहते हैं कि एक गांव में एक चौधरी साहब ने एक न्याज का बंदोबस्त किया। गल पंजाबी दी है, उर्दू भी मजा नहीं आएगा, पंजाबी सुन लो। ये सारे चौधरी साहब ने न्याज का बंदोबस्त किया ते गुआंढियां दा चौधरी सिंह दूजे पिंड दा ओनू भी बुला लिया कि तुसी भी तशरीफ लिया जे। उस चौधरी साहब ने की किया, मरासी सी ना अपना गामा, ओनू भी नाल लै गए। जिले लै गए तो वो अगले चौधरी ने इस्तकबाल करके आख्या, चौधरी साहब अज देगा उत्ते बहना भी तुसां ते वर्तावे भी तुसां ही बनना है। उन्हें कहा जी ठीक, असीं वर्तावे भी बन जाते हैं। वो गामा उठ के लैन च लग गया रोटी खान लई। उन्हें कहनी, गामिया बह जा, तू मेरे बड़ा ही जहन विच है। वो चौधरी दे कोल फिर कुछड़ बह गया। वो जो देग का ढकना खुलिया ना, तो देग दे विचों खुशबू निकली, पलाद ओदी गोश्त निक्के दी ते थोम ते प्याज ते अदरक ते मसालियां दी। तो मरासी फिर उठ बैठा। उन्हें कहा किधर चले? उन्हें कहा लैन च लगन लगा। उन्हें कहा ना, इत्थे बह जा, तेऊ मेरे जहन च है। खैर वो एक देग खत्म हुई, दूजी देग शुरू हुई, वो फिर इश्तहा खेज खुशबू। मरासी फिर उठिया। वो चौधरी साहब क्या, बह जा, तू मेरे जहन च है। उन्हें कहा ठीक है। वो दूजी देग खत्म हो, जो तीजी उठी ना, तो मरासी उठ बैठा। उन्हें क्या, चौधरी साहब आख्या तू बह जा, मैं तू मेरे जहन च है। उन्हें क्या, अल्लाह का वास्ता जे हूं मैनू जहन च रखो या ना रखो, मैनू टूड़ा खान दियो। हमारे इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में अपोजिशन को उन्होंने जहन में रखा हुआ है कि जो ही वो उठने लगती है उसको बिठा देते हैं। और वो कौन है? जीम जीता जीम हारा। और जीम का जो अगला स्टेप होगा, मुझे वो बड़ा खतरनाक नजर आता है। चलो खैर, हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे मेहमान हैं जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। और अब हम उनके पास जाएंगे। सवालात बड़े हैं लेकिन सवाल आज एक ही है। हम उनसे ये पूछते हैं जी कि ये 52, ये जो 52 वाले 47 पे कैसे चले गए, और 47 वाले 56 पे कैसे चले गए, और फिर दूसरी जगह हमने एक जगह मुस्तरद हो गए, एक जगह बिल्कुल ही ऐसे हो गए। तो आप आज हमें इस बात पे बात करें, हमारे नाजरीन इसी पे आज खुश रहेंगे। बाकी बातें बड़ी हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में लाते जाएंगे। जनाब शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजल्ट आपने देख लिया, सुन लिया, तो मेरा कहने का कोई मसला ही नहीं है। फिर आज मैं एक शेर भी सुनाऊंगा आपको आज बड़ा आखिर में। देखिए, बुनियादी तौर पर इलेक्शन हुए जी जी। और जिन कुव्वतों ने सेनेटर से वादे वहीद लिए हुए थे, जी, उन्होंने उनके वादों को परखने के लिए कुछ कैमरे भी लगाए हुए थे आज सुबह सुबह। जी जी। जो एक्सपोज हो गए और अल्टीमेटली उनको हटाना पड़ा। तो पाकिस्तान में इलेक्शंस का जो, या ये सारी जो ड्रामेबाजी है, जी बीच चौराहे इसका बांडा फूट गया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते कैसे हैं, नुमाइंदों का इंतखाब कैसे होता है, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कितना पावरफुल रोल है। जी। अ,
बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि जो संजरानी साहब जो है ना, सादक संजरानी साहब, हम्म, इनको कुछ वज़रा ने भी और कुछ एंकर पर्सन ने भी डिक्लेयर किया हुआ था कि ही इज द स्टेट के कैंडिडेट हैं। रिप्रेजेंटेटिव हैं या कैंडिडेट हैं। जी जी बहरहाल वो जीत गए इलेक्शन जी और उन्होंने 48 वोट लिए। जी और जो उनके मद्दे मुकाबल थे, यूसुफ रजा गिलानी, जी उन्होंने 42 वोट लिए जी और 7 वोट उनके रिजेक्ट हुए। जी। और एक वोट जो है वो गैर ऐसा था कि जिसमें किसी जिसने जिस सेनेटर ने वोट दिया है, जी उसने दोनों कैंडिडेट के दे दिया। उस पे मोहर लगाई हुई थी। यानी उसने दोनों को खुश कर दिया, या ये कह दिया कि मेरे लिए आप दोनों एक बराबर ही है। होते हो। बहरहाल जिन लोगों ने जानबूझ के, देखें, सेनेट का जो नुमाइंदा होता है, यानी सेनेटर जो होता है, वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं होता। और उसे ये भी पता होता है, और ये कि भाई कहाँ मोहर लगानी है तो मेरा वोट वैलिड होगा, और कहाँ लगाएंगे तो वो वोट वैलिड नहीं समझा जाएगा। जाहिर है कि जिस तरह का वोट लगा दिया, उसमें ये भी अंदिया दे दिया कि वोट तो मैं यूसुफ रजा गिलानी को ही देना चाहता हूँ। मेरी अव्वली पसंद तो यूसुफ रजा गिलानी है, लेकिन जो रियासती जबर है उसमें मैं वोट जो है वो ऐसा दूंगा जो गिनती में नहीं आएगा। और यही वजह है कि वो वोट जो है वो 7 जो है वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने बजाय इसके कि, वैसे तो खैर अगर आप बैलेट पेपर को देखें तो बैलेट पेपर में कोई मखसूस किस्म का कोई खाना नहीं बनाया हुआ है, नहीं, बल्कि नाम और नाम के आगे जगह खाली छोड़ी हुई है। बल्कि सॉरी, में एक वीडियो और लीक हुई है। जो सेक्रेटरी सेनेट है ना, जी वो एक बंदे को बढ़ा रहे कि आप इस जगह किसी जगह भी मोहर लगा दें, दाएं बाएं आगे पीछे जिधर मर्जी, खाने के अंदर किसी जगह भी लगा दें, ये ठीक है। ये वीडियो लीक हो चुकी है। ना, वो अमूमी अमूमी तौर पर तस्वर किया जाता है जी कि अगर जो है वो जहां नाम लिखा हुआ है, जी उन उस उन लाइनों के अंदर जी किसी जी जगह भी वो हो, जी बशर्ते कि वो लाइन को क्रॉस ना कर रहा हो। जी, ऐसा कि, डबल ना हो जाए। हैं, जी हाँ, जैसे, तो वो वोट जो है वो उसी उम्मीदवार का मुतसव्वर होगा बिल्कुल। जिसके खाने में मोहर लगी होगी, चाहे जी वो उसके नाम के ऊपर हो या जी उसके नाम के आगे मोहर लगी हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि रूल्स बदलते रहते हैं, ये रूल्स ऑफ गेम है, जी जी और उस गेम में जो है बहरहाल ये चीज जो है वो बावजूद मेजोरिटी होने के वो हार गए। वो हार गए। ये भी पता चल गया कि उनके 49 वोट थे और वो एक वोट की अक्सरियत से जीत रहे थे। हम्म। अब ये उन सेनेटर्स जिन्होंने वोट ऐसे दिया किया। है यूसुफ रजा गिलानी के खाने में या उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई है, हम्म, तो वाकई उनसे सहवन गलती हो गई, या फिर उन्होंने जानबूझ के तो एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया कि मेरी आजादाना राय यही थी, लेकिन चूंकि आपका मकसद इसको हराना था, तो मैंने ऐसा वोट दिया है कि जो इनके काम नहीं आ सकेगा। बहरहाल ये तो उसकी उसकी इंटेंशन पे है, उसकी नीयत पे है। हम तो यहाँ बैठ के तो किसी भी सेनेटर्स की नीयत का तयन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो है, इन इलेक्शन से पहले देखें, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, उनके मुक़्तदर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारे लोगों को पर दबाव डाला जाए। जी बिल्कुल, कुछ वीडियोस भी हुई हैं वो। बहरहाल जो एमएनए एक ने तो खैर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे कितनी दफा फोन हाफिज आया।
हाफिज साहब है कोई। और फिर जो है वो उनके खिलाफ है 2016 का कोई मुकदमा दर्ज था, उसके तहत उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, जी जिसकी उन्होंने हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत का मतलब ये होता है कि जो तारीख भी कोर्ट जी देगा कि उस वक्त तक अगर उस आदमी के खिलाफ चाहे किसी किस्म का भी कोई मुकदमा है, तो वो जो है वो उसको उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक। हिफाजती जमानत का मतलब ये होता है। जी उस दिन तक जी। हाँ, यानी तो बहरहाल उनकी जमानत तो कंफर्म थी। लेकिन ये है कि दो इन इलेक्शंस से दो तीन बातें जो है ना वो वाजे हुई है। एक बात तो ये बहुत वाजे हुई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन उसी हद तक फ्री और फेयर होते हैं जिस हद तक एस्टेब्लिशमेंट चाहे। एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ जी आप अगर वोट देंगे भी, तो वो वोट जो है वो आपके उम्मीदवार के हक में तस्वर नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। जी और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की एस्टेब्लिशमेंट को एक क्लीन चिट दे दी थी, हम्म, और खास करके यूसुफ रजा गिलानी जी से जब पर्टिकुलरली ये सवाल किया गया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो ये कह रही हैं कि उनके सेनेटर्स को फोन किए जा रहे हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो सादक सजरानी को वोट दें, तो इस पे आप क्या कहते हैं? तो होना तो ये चाहिए था, अगर उनकी जगह कोई और आदमी होता तो वो ये कह सकता था कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा, मैं मरियम नवाज साहिबा से रब्ता करूंगा। लेकिन उन्होंने अपीजमेंट की वो हद कर दी और अपने ही एक इत्तेहादी के साथ बजाय यूनिटी दिखाने के उन्होंने कहा नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है और मैं इलेक्शन जीतूंगा। तो आज किसी ने मेरे ख्याल में कहा हुआ था कि न्यूट्रल कहने का मजा तो गिलानी साहब को आ गया होगा। तो एनी हो, ये इलेक्शंस जो है जिस तरह के भी हुए हैं उनमें सादक सजरानी साहब जीत गए हैं। शौकत गिलानी साहब। साहब जो है वो सेनेटर तो बन गए, लेकिन चेयरमैन बनते बनते रह गए। और मजे की बात यह है कि गफूर हैदरी साहब, जिनको हुकूमत की पेशकश थी, यानी पीटीआई की पेशकश थी जी कि आप हमारे पैनल में आ जाएं तो हम्म, हम आपको जो है वो डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन बनाते हैं, तो वो 44 वोट लेके जी तो जी। वो भी इलेक्शन हार गए। डॉक्टर साहब एक सवाल है छोटा सा, जी क्योंकि आपको जो कानूनी मामलात है वो आप बहुत आपका एक्सपीरियंस है। ये टोटल ईवान है 100 का। जी अच्छा, ये तो एक असूली बात कर रहा हूँ। अभी असूल तो खैर वो मुमलकत इख्तियार में कब चलते हैं, जी। मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। ये 2021 मुझे कुछ और नजर आ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब 48 वोट लिए उन्होंने, सुंजरानी साहब ने। या तो ये 100 के हार से 48, यदि इखलाकी तौर पे तो कोई जीत ना हुई ना, आईनी तौर पे ये नहीं, जीत। वो देखिए बात ये है ना कि जीत जीत होती है, वो चाहे 1 वोट से हो या 10 वोटों से। नहीं तो अदम एतमाद तो कभी भी फिर हो सकती है। वो तो अदम एतमाद की वो तो अपोजिशन ने कहा है, जी लेकिन अदम एतमाद जो है वो कामयाब कब होता है? नहीं, उनको आज ही कर देने चाहिए, हाथ खड़े करो वहां भाई, इधर आओ, ये तो पता लग जाता क्या हुआ है। नहीं उसके ये लिए नहीं तो मतलब नहीं नहीं, उसके लिए तो जो है ना वो चूंकि प्रोसीजरल कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ना, अदम एतमाद के लिए बाकायदा आपको जो है एक रिक्विजिट करनी होती है, और उसके बाद जो है वो कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, इसमें तो जिससे कोई नजर तो ऐसे आता है कुत्ती चोर ना रली है, कुछ ना कोई 7 बंदे जड़े नो। नहीं, वो 7 बंदों का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो तो पीपल्स पार्टी का अगर इस पूरे अमल में रोल देखें, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए जिस तरह वो लमलेट हो गई थी और जिस तरह के वो सर्टिफिकेट बांट रही थी, तो ये सिर्फ कोई पीटीआई पे ही नहीं है, बल्कि यहाँ जो है वो जिसको भी दाव लगता है तो वो दाव लगाने के चक्कर में होते हैं। और इट इज अनफॉर्चुनेट। देखिए, पीपल्स पार्टी
आज इलेक्शन हार गई, लेकिन आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी ने 1970 में भी यही किया था कि मेजोरिटी पार्टी की अक्सरियत न तस्लीम करके, तो जिस सियासत के अंदर जो बेउसूली रखी थी, पाकिस्तान के बेशुमार लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। नो जी डाउट के वो कुर्बानियां भी दी जो शायद उन पे वाजिब नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने किसी भी अलायंस के अंदर जो यानी या इन इन पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा कोई रोल प्ले ही नहीं किया एग्जाम्पलरी के जिसकी बुनियाद पे इनको बतौर एक डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा सके। हर हर पार्टी के माजी लुथड़ा हुआ है कंप्रोमाइजेस के साथ, अपीजमेंट के साथ। अब जाके आप कह सकते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने कुछ अहदाफ मुकर्रर किए थे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि 26 पॉइंट्स थे। जी उन 6 पॉइंट पे अगर ये पॉलिटिकल पार्टी स्टिक्ड होती तो इस वक्त तक सूरत हाल चेंज हो जाती। लेकिन जो ही एस्टेब्लिशमेंट ने दाना फेंका तो कुछ पार्टियों ने दुम हिलाना शुरू कर दी, और उसकी वजह से पीडीएम का के ने जो हदाफ मुकर्रर किए थे या जिस तरह के प्रोग्रामात तरतीब दिए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिले होते, और उसमें पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कसूरवार पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने दोस्तों को, अपने इत्तेहादियों को एक कन्फ्यूजन और एक क्यास में रखा। यहाँ तक बात तो बहरहाल ठीक थी कि आपने ज़मीनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, सेनेट का इलेक्शन भी लेना है। मैं इस स्ट्रेटेजी से इख्तलाफ नहीं करता हूँ या इस बात से, क्योंकि ये फोरम्स हैं और इन फोरम्स का अगर, लेकिन दूसरी तरफ आप जो इनकलाब लाने जा रहे हो, जो 26 निकात तरतीब दे रहे हो, और जब आप पहला डिक्लेरेशन देते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो एक अलायंस के पेश नजर रहनी चाहिए, ताकि जो बयानिया होता सारी पार्टियों का वो एक ही होता। आपने जब कोहम के साथ या डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ ये वादा किया कि हम लोग असेंबलियों के से रिजाइन करेंगे, हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, हम लोग धरना देंगे, तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने किसी ना किसी शक्ल में धरने को भी डाइल्यूट किया, इस्तीफों को भी डाइल्यूट किया, और अब सारा इनसार इस बात पे है कि लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च से क्या नताइज बरामद होंगे? कोई कोई वो पार्टी जो इक़्तिदार में होती है वो आपके लॉन्ग मार्च से डर के तो वो तो रिजाइन नहीं करेगी। और जिस पार्टी के खिलाफ या जिस हुकूमत के खिलाफ आप जो है वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, कम अज कम अखलाकी तौर पर तो कम अज कम आप उससे बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो इस पूरे अमल में आप अगर देखें तो अगर अपोजिशन किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो उसमें पीपल्स पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसने अपने ही सफुक के अंदर कन्फ्यूजन और क्यास पैदा किया और अहदाफ जो है वो सेट नहीं होने दिए। और मैं कहता हूं कि अगर ये इस इलेक्शन में वो जीत जाते गिलानी साहब, जिनको अपोजिशन के सारे लोगों ने वोट दिए, यानी अब ये वोट जो है वो जानबूझ के ये साथ रिजेक्ट हुए, और चूंकि सादक सजरानी साहब को जितवाना हर सूरत में मकसूद था, या फिर जो है वो एक गुड इंटेंशन के तहत मोर जो है वो ऐसी जगह पे लग गई कि जिसमें रूल ऑफ बिजनेस के अंदर वो वोट रिजेक्ट होना था। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें वो एक सुलेमान राजा साहब हैं, आप जी जी बड़े जी मारूफ जी, एक कानून बहुत खान बड़े है। जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है। जी। एक और उन्होंने कहा जी कि जो खाना होता है ना, उसकी लकीर से अगर बाहर मोर लगे ना जी तो वो रिजेक्ट होता है। जो उस खाने के अंदर बिशार नाम पे ऊपर लगे या उसके सामने लगे, वो मोर वो वोट रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये सुलेमान राजा का अभी अल्लाह जाने नहीं, कि वो देखें हम लोगों ने भी, मतलब यह है कि इलेक्शन बहुत सारे देखे जी हैं, कोई सारी कोई कोई बचपन से मैं 2 दफा नहीं पोलिंग एजेंट खड़ा होते। हुआ हूं पाकिस्तान में। तो बात यह है कि ये हकीकत है कि वोटर की इंटेंशंस देखी जाती है। हद तक यहाँ तक भी देखा जाता है कि अगर जो मोर है वो उसका अगर ज्यादा हिस्सा
यानी निस्ब जी, से ज्यादा हिस्सा जिस तरफ हो। जिस तरफ होगा वो वोट उस तरफ काउंट किया जाएगा, जी जी या उसको एक उस वोट को आखिर में रख दिया जाता है अगर जिसमें लकीरें अबूर हो रही हो। लेकिन जो वोट जो है वो लकीरों के अंदर हो, नाम के आगे हो या नाम के पीछे हो, वो वोट तो इससे जी पहले के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें तो ये वोट मुतनाज़ा कभी हुआ नहीं है, मुस्तरद कभी हुआ नहीं है। इट इज एन हिस्ट्री। और बिल्कुल। ये पीओके के अंदर भी जब कभी भी इलेक्शंस में इस तरह मतलब आमतौर पर आपको पता है पोलिंग एजेंट जो है ना वो बाज दफा एतराज करते रहते हैं, जी लेकिन जी इस तरह करते का रहते हैं, कोई लेकिन वो एतराज जो है ना कभी रूल्स बनाए कबूल होते हैं नहीं उन्हें हुआ। आपस में बैठ के। तो एनी रूल्स में वो तय होता है मतलब जो जी है। जी तो बहरहाल मकसद ये है कि अगर पीडीएम के लोग सिंसियर हैं और मेजॉरिटी ने जो वोट दिया है तो कल वो नो कॉन्फिडेंस करके उनको उतार दें। लेकिन जी जी अगर चोरों के साथ है कुछ लोग मिले हुए हैं जी तो फिर जो है चोर को तलाश जो है वो अपने घर में ही करना चाहिए, उसको बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है। एनीओ हम हमारी तो जो ख्वाहिश या हम जो ये चीज करते रहे, हमने मुद्दत प्रोग्रामों में भी यही कहा कि हम अपोजिशन से, क्योंकि अपोजिशन ने जो मैनिफेस्टो दिया है यानी जो जो नकात उठाए हैं और जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के रोल को डिफाइन किया है, अगर वो रोल और वो डिफाइन हो जाए और ये रूल ऑफ बिजनेस तय हो जाए तो उसके जो खित्ते पे असरात हैं वो मुस्बत पड़ेंगे। क्यों? कि हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान टूटा भी तो उसकी बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के अंदर एक पावरफुल रोल था और वो अपने शराइत पे पॉलिटिकल पार्टीज को इक़्तिदार मुंतकिल करना चाहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया तो इन्होंने बेटर समझा कि वो आज़ादी ले लें, लेकिन उनको यूनाइटेड पाकिस्तान का इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर आप ये देखें तो बेनजीर भुट्टो साहिबा को इन्होंने बाकायदा, मुस्लिम लीग नून का हम इसलिए जिक्र नहीं कर रहे कि मुस्लिम लीग नून तो कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग एक ऐसी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक ऐसी दाश्ता थी जिसने हर आमर को सर्व किया। ये तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने आके मुस्लिम लीग के रोल को बदला और ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट के बजाय एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार हुई। वरना इससे पहले तो कि अगर इब्तदाई नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा जाए, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा जिनके कारकुनों ने कोड़े खाए, जिनके लीडर ने मतलब फांसी का तख्ता रस्सा चूमा, उस पार्टी ने भी इख्तदार हासिल करने के लिए जनरल बेग और गुलाम हिसाब के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और उनको अपनी कैबिनेट के अंदर कुछ रोल जो है वो उनको मुंतकिल किया, जिसमें सबसे बड़ा रोल फॉरेन अफेयर्स का ये सब्जेक्ट जो है ना उनके हवाले कर दिया। और हत्ता के कई लोगों के लिए जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने, जिनकी क्रेडेंशियल रिनाउंड थी प्रो ज़ियाउल हक, एस्टेब्लिशमेंट ने जब उनका नाम दिए कि जनाब इनको आप टिकट जारी कर दें, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन लोगों को भी टिकट जारी किया पीपल्स पार्टी का। जैसे आज कुछ लोग नून लीग के टिकट के तलबगार हैं, क्योंकि वो अमूमी तौर पर समझा जा रहा है कि पंजाब में नून लीग का टिकट जो है वो कामयाबी की अलामत है और वो अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को वो एक पार्टी से निकाल के दूसरी कामयाब पार्टी जो पॉपुलर पार्टी में वो अपने लोगों को भेजते रहते हैं कि ताकि जिस वक्त हम किसी पार्टी को उसकी औकात दिलाना चाहें तो हमारे वहां इतने एमएनए होने चाहिए, इतने एमपी होने चाहिए। तो सो दैट ये अगर आप इन इन पार्टियों को देख लें, मसलन जिस वक्त परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया जिसमें नून लीग और जो वो मुतहदा मजलिस अमल थी, मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी से
कुछ लोगों को तोड़ के तो पैट्रियाट बनाए गए, लेकिन उस वक्त भी अगर पीपल्स पार्टी, जो बागी माना पीपल्स पार्टी थी, वो सारे मिलके अगर वोट दे देते तो तब भी परवेज मुशर्रफ का जो उम्मीदवार था प्राइम मिनिस्टर का, वो हार जाता और मौलाना फजल रहमान जीत जाता। यही हाल इन्होंने जो है वो हालिया इलेक्शन में सदर के इंतखाब में भी किया कि अगर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयतुल उलमा इस्लाम मिल के जो है वो इलेक्शन लड़ते तो सदर अलवी जो है वो प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बजाय इन मौलाना फजल रहमान सदर मुंतखब हो जाते। तो हमारी जो सफों के यानी पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टीज की जो सफों के अंदर अभी तक एक मुनाफिकत, एक कॉम्प्रोमाइज, एक अपीजमेंट है, ये जब तक खत्म नहीं होगी और जब तक के लीडरशिप कम अज कम 5, 10, 15, 20 साल एक एक पूरा मतलब यह कि इक़्तिदार को जहन से निकाल के उसूलों के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए जद्दोजहद नहीं करते, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में एक ऐसी जो 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 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो डेमोक्रेसी है वो बहाल नहीं हो सकती। ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है। ये आप ये कह सकते हैं कि शायद छोटा मोटा इस्तिस्ना था जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में, क्योंकि उस वक्त जो है वो फौज काफी हद तक डिमोरलाइज थी, लेकिन उन्होंने उनका मराल अप करके तो फिर जो है वो इस हद तक उनको ले आए कि वो उनको फांसी दे सकें। लेकिन उस दौर में अमूमी तौर पर यह समझा जाता था कि जुल्फकार अली भुट्टो का दौर निस्बतन एक आज़ाद दौर था कि जिसमें सिविलियन हुकूमत जो है वो फैसले अपने तय करती थी। बाद अज़ां जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो चाहे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की हो, या अभी इमरान खान साहब की हो, इन हुकूमतों के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा एक पावरफुल रोल रहा है। और ये पार्टियां इक़्तिदार में आके हमेशा अपीजमेंट, देखिए पाकिस्तान के अंदर इतने हजारों की तादाद में लोग जो है वो डिसअपियर्ड हैं, और वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी थे, वो इमरान खान साहब के भी दौर में हैं, लेकिन इन हुकूमतों ने अपनी अथॉरिटी को कभी असर्ट करके तो रियासत के इन इदारों से ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि इन लोगों को आसमान खा गया, जमीन खा गई, ये कहाँ गए। और फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस वक्त है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, तो उस वक्त उनकी मौजूदगी में कुछ लोगों को, जिनको रावलपिंडी सेंट्रल जेल से एजेंसियां लेके चली गई, तो और जो 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 सुप्रिंटेंडेंट जेल थे, उन्होंने कहा जी कि एजेंसियां ले गई हैं हमसे, ये लोग हमारे पास थे, हमसे एजेंसियां ले गई हैं। तो जब एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया तो उन लोगों में से कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। पहले तो उनको पेश नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी, उनको यूरिन बैग लगे हुए थे, उनको यूरिन बैन लगे हुए थे, किसी की किडनी खत्म हुई थी, कुछ लोगों पे इतना तशद्दुद हुआ था कि वो माजूर थे, चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पे लाया गया था। लेकिन मकाम अफसोस जो है वो ये है कि इस 21वीं सदी में भी वो सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ देखने के बाद उसने लोगों को बरामद तो कराने के लिए इकदाम किए, लेकिन उन लोगों के जो ना बयानात कलम किए और जिन्होंने उनको गैर कानूनी तौर पर, चूंकि कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आपने लोगों को, जिसको भी अरेस्ट करेंगे उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और फिर यह है कि हर शख्स को जो है वो अपने वकील के साथ राब्ता करने की आजादी होगी और उसको फेयर ट्रायल दिया जाएगा। वेयर एज के ये जो डिसअपियर्ड लोग हैं बलोचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, संभव पंजाब से, कश्मीर से, इन सब लोगों को जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया और किसी भी हुकूमत ने, किसी वजीर आजम ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इन लोगों को कम से कम एक फेयर ट्रायल ही दे पाता। और गिले मिन्नत करके कुछ लोगों को अगर रहा करवाया भी गया है तो वो ऐसा नहीं है कि जिसको काबिल जिक्र समझा जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रूल ऑफ लॉ जब जिस मुल्क में नहीं होगा और पार्टियां और हुकूमतें
सिविलियन हुकूमतें रूल ऑफ लॉ को इंश्योर नहीं करेंगी, तो इसका मतलब सीधा साधा ये है कि वो पार्टियां अवाम की निस्बत एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा सर्व करना चाहती हैं। मैं कहता हूं कोई आदमी जिस पर आपको ये शक है कि ये पाकिस्तान को तोड़ रहा है, इसने तोड़ने की जुर्रत की है, तो उस आदमी को भी ट्रायल होना चाहिए, और जो इल्जाम लगा रहा है उसको इल्जाम साबित करना है, और जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी अपनी सफाई का पूरा हक मिलना चाहिए। ये दुनिया के अंदर कानून है, और उसी कानून की बालादस्ती की बात हम कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि ऐसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस मुल्क के अंदर एक फ्री फेयर निजाम जमहूरियत का नहीं होगा, वो मुल्क चल नहीं सकता। अगर वो चल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरह का ही मुल्क होगा, जिस मुल्क में लोगों को इलाज मालजे की सहूलत नहीं है, जिस मुल्क में लोगों को रोजगार मैसर नहीं है, जिस मुल्क के अंदर लोगों की जिंदगी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जहां दहशतगर्द गुंडे दंदनाते फिरते हैं और शुरफा जो है वो अपने घरों में दुबके बैठे हैं, और जहां कोई हर 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 इख्तलाफ पे कत्ल की धमकियां दी जाती हूँ, कुफर के फतवे लगाए जाते हूँ, ऐसा मुल्क चल नहीं सकता। हम बार बार ये कहते हैं कि ये मुल्क नहीं चल सकता। शौकत साहब, एक मतलब मैं तो कोई इतना बड़ा सियार कोई इतना नहीं, मैं तो बस वो पढ़ता रहता हूँ, आगे पीछे इधर से देख लिया तो कुछ ना कुछ सबक याद कर लेते। देखें, ये खित्ते की जो सूरत हाल है ना, इसकी तब्दीलियों का भी बड़ा असर हमेशा पाकिस्तान की सियासत से मुंसलिक रहा। अब देखें 1958 में अयूब खान साहब को लाए गए या आ गए, या जैसे भी हुआ आ गए। उसके बाद उन्होंने जो कुछ वो 69 तक 68 तक जो किया, फिर याया खान साहब को आगे लाया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि मशरक़ बांग्लादेश जो है उसको वो मशरक़ी पाकिस्तान को बनवा दिया गया। फिर वो भट्टो साहब आए, उन्होंने एक मोराल बुलंद किया कौम का, थोड़ा सा उनको गैस दी, फौज को मोराल बुलंद हुआ, कैदी वापस लाए। 77 में उनको उलझा दिया गया, 74 से ही उलझा दिया गया कि मजबूत ना हो जाए। 77 में उनके साथ क्या हुआ, 79 में उनको फांसी दे दी गई। या है अपना ज़ियाउल हक साहब 77 से 88 तक रहे। अगर वो जहाज का हादसा ना होता तो कभी भी वो ना जाते। फिर ये 10 साल नहीं, तकरीबन 9 साल ये टूटी फूटी, दो तीन दफा वजीर आजम बदले, ये हुआ वो हुआ। फिर मुशर्रफ साहब आ गए, और फिर साथ ही 2001 वाला मामला हो गया। और फिर वही जो तालिबान हमारे प्यारे थे, हमारे बच्चे थे, हमारे सब थे, उनको हमने भेड़ बकरियों की तरह बंद करके दे दिया। तो क्या ये 2021 में कोई नई ट्रेजेडी तो नहीं आने वाली? अभी खित्ते की सूरत फिर बदल रही है। तुर्की को अमेरिका ने मना कर दिया कि वो 30 गनशिप हेलीकॉप्टर आप नहीं दे सकते। देखिए जनाब, एक बात जो है ना, जो लॉ ऑफ नेचर है जी, कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। जी, मैं उन लोगों में से हूं जो लॉ ऑफ नेचर को मानता हूं, मानना भी चाहिए हमें। और तारीख में जिस जिसने भी मुनाफकत की, जुल्म किया, जबर किया, अल्टीमेटली उसने किसी न किसी शक्ल में, जिस पे जुल्म हुआ वो तो कोई बदला नहीं ले सका, जी, लेकिन कानून ने, कुदरत ने उससे जरूर हिसाब लिया। मसलन मैं आपको 47 की बात बताऊं कि हमारे खिते के अंदर एक एग्जाम्पलरी इत्तेहाद था मज़ाहिब के दरमियान। जी, हमारे अपने अजदाद ये बताते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर जो हिंदू थे, जो सिख थे, उनके साथ इतने कोर्डियल रिलेशनशिप थे कि शादी ब्याहों में वो एक दूसरे के साथ दोस्ती करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई अगर फर्ज करें कि आपके पास नए कपड़े, अच्छे गहने नहीं हैं, जी, तो जी, आप किसी रिश्तेदार की शादी में जाना चाहते हैं और पड़ोस में हिंदू है, उस औरत के पास ज्यादा अच्छे कपड़े, तो वो अपने कपड़े दे देती थी, अपना जेवर दे देती थी, और बिल्कुल ऐसे। एक दूसरे की खुशी गमियों में ये सारे लोग शरीक होते थे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मजहब बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के ताल्लुकात में हायल नहीं होता।
खराबी नहीं थी। बल्कि मजहब ने, मतलब फर्ज करें कि आप ये देखिए कि जो तालीमात है मजहब की, उनके मुताबिक तो लफ्ज पड़ोसी लिखा गया है कि आप हैं खाना वैसे खाने से पहले, हैं, अपने खाना पड़ोसी खाने को से दें। पहले खिलाएं। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पड़ोसी मुसलमान हो, नहीं 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 नहीं, पड़ोसी यहूदी हो, पड़ोसी क्रिश्चियंस हो, बल्कि लफ्ज लिखा गया है पड़ोसी। पड़ोसी जी जी। जैसे खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है तो इंसान लिखा, बिल्कुल जी। ये नहीं कि किसी अकीदे के मानने वालों का इजहार किया हो, बल्कि खुदा ने ये कहा कि मैं इंसानों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसकी माँ की निस्बत से 70 गुना ज्यादा है। फिर खुदा ने ही कहा कि ये कायनात अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां हैं, मेरे रवैयों को समझ न हो, मेरे किरदार को समझ न हो, तो कायनात के मज़ाहिर से समझें। जैसे सूरज जो है वो तवानाई देता, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, आपका मजहब क्या है, आपका अकीदा क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपका रंग क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस कौम से हैं, किस कबीले से हैं, किस मजहब से हैं, आपको सूरज इक्वली तवानाई देता है, जी बिला इम्तियाज रंग नस्ल मजहब देता है। इसी तरीके से ये सियारे जितने भी हैं, ये जी जमीन जो है, ये नहीं है कि मुसलमान हो तो उसको तो चलने की और थकने की जरूरत ना हो। नहीं, इस ये जमीन, इसकी जो कशिश है वो सबके लिए इक्वली है। कोई मजहब वाला जो है वो वो इस कशिश सिकल के खिलाफ नहीं चल सकता। जी उसको चलने के लिए जहाज की जरूरत है, और जहाज को जिन साइंटिफिक उसूलों की बुनियाद पे कशिश सिकल के खिलाफ उड़ाया जाता है, उसमें भी कोई अकीदा हायल नहीं है कि अगर क्रिश्चियंस जो है वो उस कशिश सिकल के खिलाफ जो है वो जहाज को उड़ाएं तो वो ना उड़े, और मुसलमान उड़ाएं तो वो ज्यादा तेजी के साथ ऊपर चला जाए। जी। इसी तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के उसूल में अक्ल देने में भी खुदा ने किसी किस्म की कोई बखीली नहीं की है, कोई तसब्बुर रवा नहीं रखा है। इंसान के हुस्न के अंदर, इंसान की सोच के अंदर, इंसान की फिक्र के अंदर भी कोई नेचर ने ऐसा डिफेक्ट नहीं रखा है कि जिसकी वजह से ये माशरा है जो आपको तसब सिखाता है, ये माशरा है जो आपको जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े सिखाता है। तो हमने जमीन के उस छोटे से टुकड़े, जो हमारी जमीन, हमारे पड़ोस में रहने वाला, उसकी जमीन को हमने, जो मैं लॉ ऑफ नेचर बता रहा हूं, कि उस पे हमारी नजर पड़ी और हमने सोचा कि अगर ये हिजरत कर जाए तो ये जमीन मेरे इस्तेमाल में आ जाएगी। और देखा देखी, जब हमला आवरों के साथ सहूलतकार मिल गए, और सहूलतकारों में फिर बाज ऐसे लोगों ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने सिर्फ अड़ोस पड़ोस के जमीन और उसके माल मवेशी और उसके दीगर चीजों पे उसकी नजर थी, उसके लिए उन्होंने उन लोगों को हिजरत पे मजबूर किया। तो आप ये देखें कि 1948 से लेके, ये मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि 1948 के बाद यही वो जमीनें थी जो 48 से पहले इन्हीं कश्मीरियों के फसलें भूख को उगाती। भूख मिटाती थी। इनको ऑर्गेनिक किस्म की फूड थी। अलाज मालजे के इतने जदीद जराए न होने के बावजूद भी लोग सेहतमंद थे, हट्टे कट्टे थे। लेकिन आज वो जमीन बांझ है। आज आपको टमाटर से लेके तो सब्ज मिर्चों तक जो है वो पाकिस्तान से, पंजाब से आती है तो आपकी हंडिया पकती है। ये वो भी इंडिया से मंगवाते हैं। और ना 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 अच्छा। ना, ये जो है ना, चूंकि लोग यहाँ हमारे यहाँ ज्यादातर प्रोपेगेंडा है नहीं, वो कश्मीर खुद का। फसलों के वो पास भी नहीं होती ना, मकसद ये है उनके पास भी नहीं होती अभी। नहीं नहीं नहीं, उनने कौन सा काम किया हुआ है? देखिए उन्होंने भी देख, सिखों की जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं इन्होंने, पंजाब में, इन लोगों ने। नहीं, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। जी जी, और वही और ना। और और आप ये देखिए कि देखें वहां तो ये हुआ ना कि जी वहां एक दूसरे के साथ, यानी अगर फर्ज करें कि मगरबी पंजाब से
जी दूसरे यानी सिखों को या हिंदुओं को निकाला गया, जी तो मशरकी पंजाब से सिखों ने या हिंदुओं ने मुसलमानों को निकाल दिया। जी, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने तो अदल बदल खुद ही कर दी ना। जी जी उन्होंने लॉ ऑफ नेचर का इंतजार ही नहीं किया, जी जी इसलिए कि वो दोनों ताकतवर थे। जी जी लेकिन कश्मीर में तो जो रिलीजियस मिनोरिटीज थी, दे जी वर नॉट इन द मेजोरिटी। वो कोई मजामत करने की पोजीशन में नहीं थी, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। लॉ जी ऑफ नेचर वहां ऑपरेट करता है जहां ताकतवरों से बदला ना लिया जा सकता हो। कमजोर जो है वो अपने अपना फैसला जो है वो नेचर पे है, वो कुदरत पे रख दे। और ये आप अगर देखें तो, और इन लोगों से भी बदला लिया गया है। आप ये देखें कि सिखों से भी लॉ ऑफ नेचर ने बदला लिया कि जब उन्होंने खालसा मूवमेंट शुरू की और इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, मर्डर किया उन्होंने, तो 6-6, 7-7 फुट के जवान सिख जो है वो 4-4 फुट के हिंदुओं ने उनका उनका उनको उनका कत्ल किया। और आप ये कह सकते हैं कि 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ। और ये जो पंजाबी जो है, आप ये देखें कि इन्होंने जो कुछ किया तो उसके नतीजे में इनका भी मसलसल खून बह रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कौमों का खून ये बहा रहे हैं, तो ये खुद सुख और आराम में है। चाहे वो मशरकी पाकिस्तान हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, जहां कहीं भी हो। और आप देखें कि एक नफरत की अलामत बनना कत्ल होने से ज्यादा बुरा है। तो यानी वो हम दूसरी बहस में चले गए। जी तो जी जी आप ये कह सकते हैं कि नेचर भी अपना बदला लेती है। और जब देखिए। तक के वो लोग जिनका आबा व अजदाद ने किसी जुल्म का साथ दिया है या उस जुल्म में खुद मुलव्वस रहे हैं, जब तक कि उनकी नस्लें पूरे शऊर और पूरी दयानतदारी से उसको एडमिट करके माफी नहीं मांगेंगे, अपोलॉजी टेंडर नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये कौमें, ये इलाके, इन इन इलाकों के लोग जो है वो कंटिन्यूअसली सफर होते रहेंगे और नेचर इनको पनिश करती रहेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे ऐसा क्या जुर्म हो गया, तो अगर तारीख के वर्क उल्टा के देखें तो आपको अपने जुर्म का पता चलेगा। और फिर आपने उन्हीं कातलों को जो ग्लोरीफाई और उनकी जो कहानियां लोगों को सुनाई हैं, जिन्होंने अपने अपने पड़ोस में अगवा होने वाले बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी नहीं दी, तो ये कुदरत की जो सजा है ये कंटिन्यू रहती है उस वक्त तक जब तक कि वो माफी ना मांगे। और आपसे ऐसी ऐसी गलतियां होती जाएंगी। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि उस हिस्से के अंदर भी कुछ लोगों ने जो जब जिन्होंने कंस्पायरेसीज की अपनी सॉवरेंटी के खिलाफ और तारीख की सच्चाइयों को कबूल करने के बजाय उनको उनका मुंह चढ़ाया, तो आज आप ये देखें कि वो रियासत की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो बात इफेक्टिव नहीं हो रही है। इफेक्टिव बात बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कि इस तारीख को इफेक्टिव बनाने के लिए, जिसकी मैं बका की बात करता हूं, इस रियासत जिस रियासत को मैं अपनी मां की इज्जत और अपनी बहन की आबरू समझता हूं, इसकी हिफाजत के लिए मैंने कितनी एक ध्यानदाराना जद्दोजहद की है और कितनी एक अपीजमेंट की है। तो जब अपीजमेंट या किसी दूसरे के कहने पे आपने अपने ही शहरियों पे गोलियां चलाई, उनको कत्ल किया, उनको किडनैप किया, उनके घरों के अंदर जो है वो खुशियों के बजाय मातम किए, तो अल्टीमेटली आपके घर में भी ये सब कुछ होगा। ये है लॉ ऑफ नेचर। तो पाकिस्तान के अंदर भी हम ये कहते हैं कि ये मुल्क नहीं चल सकता।
इसलिए नहीं चल सकता कि इसने चलने के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता जो है वो देखने की कोशिश ही नहीं की। और जिन लोगों ने इनको जीने का रास्ता, चलने का रास्ता दिखाने की कोशिश की, उनको इन्होंने गद्दारों के सब में खड़ा करके तो उन पे वो तीर बरसाए कि जिसकी वजह से यहाँ आज भी सच बोलने पे लोग कंफ्यूज हैं कि सच बोला जाए ना बोला जाए। आज भी लोग जो है वो जुर्रतमंदी के साथ वोट देने के लिए तैयार नहीं। और वो ये मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो ख्वास हैं, जो अवाम से वादे करके वो वोट लेके इलेक्टेड नुमाइंदा होने के दावेदार हैं, वो जुर्रत से अपने लीडर के सामने नहीं कह सकते कि जिसको आपने नामजद किया है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। शौकत साहब, ये उनकी ईमान की कमजोरी है या तरबियत की? सर, ईमान शीमान कोई चीज नहीं होती। फिर तरबियत की कमजोरी हुई। बात यह है कि जो हालात का जबर होता है ना, हालात का जबर और हिर्स, लालच, तमा, ये इंसान को कहीं भी खड़ा नहीं होने देता। दुनिया में उस कोई कोई अहद जो है ना इस तरह के लोगों से खाली नहीं है। लेकिन उनकी जब तादाद कम हो जाती है तो माशरा तरक्की करना शुरू कर देता है। जब वही अक्सरियत, जगह टाइम भी एक बहुत बड़ा तारीखदान था और वो फिलासफर भी था। तो उसने कहा कि माशरे, उसने लिखा एक चैप्टर लिखा कि कौमें जवाल पजीर कब होती हैं, कौमें अरूज कब हासिल करती हैं। तो उसने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग जो है वो अक़लियत में होते हैं, और जब अक़लियत जो है वो सच बोलती है, वो तख्लीक कारी करती है, वो माशरे को का पहिया आगे की तरफ घुमाती है, तो वो माशरा जो है वो तरक्की करना शुरू कर देता है, वो अरूज हासिल करता है। और जिस माशरे की जो तख्लीकी अक़लियत, वो पढ़े लिखे लोगों को तख्लीकी अक़लियत कहता है, वो तख्लीकी अक़लियत जो है वो जिस वक्त आम लोगों का सा रवैया अख्तियार कर ले, आम लोगों जैसा रवैया अख्तियार कर ले, चूंकि आम लोग हिस्ट्री के लिए, माशरे की तामीर और तरक्की के लिए नहीं जीते, वो जीते हैं अपने घर के लिए। वो नौकरी करते हैं, वो डेली वेजेस होते हैं, वो सुबह और शाम अपने पेट के जहन्नम को भरने के लिए, अपने बच्चों की बेहतर कफालत के लिए जीते हैं। ये तख्लीकी अक़लियत है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये फिलोसफर्स हैं, ये लीडर्स हैं, ये सियासी कारकुन हैं जो माशरे के लिए जीते हैं। और जब उनकी सोच में और आम आदमी की सोच में कोई फर्क ना रहे तो टाइम भी कहता है कि वो माशरा जो है वो क्या हो जाता है, वो जवाल पजीर होना शुरू हो जाता है। आज आप देखें ना कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फिरका वारियत के खिलाफ बबागे दुल खड़ी हैं। इनको जहां चांस मिलता है तो फिरका प्रस्तों के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, जब मौका मिलता है तो आमरों के साथ भी हाथ मिला लेते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो एक जवाल पजीर सोसाइटी है, जिसमें लोग जो है वो जो माशरे के अंदर होने वाला जुल्म है उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉस्मेटिक लिप सर्विसेज कहते हैं जिसको। गलगित बल्तिस्तान में आप ये देखिए कि नारा लगाते हैं कि हम इसको 5th प्रोविंस बनाएंगे, वेयर एज के यही पॉलिटिकल पार्टियां, इन्हीं के आबो अजदाद इस पॉलिसी साज मेकिंग बॉडीज के अंदर बैठे रहे, जिनको पता है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का तारीखी एक इकाई है और 70 सालों से एक पॉलिसी पे अमल परा रहे हैं। लेकिन आज आप ये देखिए कि वहां की असेंबली के अंदर ना यानी उनका लीडर जो है मौलाना फजलुर रहमान, वो तो कहते हैं कि जनाब मतलब यह कि गलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी, और हिस्टोरिकली भी इट इज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। लेकिन वहां उनका अपना लोकल नुमाइंदा जो है वो दस्तखत करके भेजता है कि इसको सूबा बनाए। मरकजी लीडर जो है वो उसकी मुखालफत करता है और लोकल लीडर जो है वो वहां हमायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, वो आप इनके दावे तो देखें। राजा जफरुल हक साहब ने बिल्कुल बाकायदा मजम्मत की है इस चीज की कि ये सूबा वूबा ना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक जो हिंदुस्तान के पास एक मजीद
एक ताकत हो जाएगी अगर आप इसको ऐसा करेंगे। ये ना, ये मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ये बयानिया ही गलत है कि यानी आप हर चीज का बजाय उसूलों पे चीजों को परखने के, बजाय तारीखी हकायक को तस्लीम करने के, आप हर बात को यानी हर सच्ची बात को मनाने के लिए आप ये कहें कि जी इससे मतलब यह कि अगर हमने ये कर दिया तो इससे हिंदुस्तान को ये फायदा पहुंचेगा। फायदे वायदे की कोई बात नहीं है। अगर अगर ये वाकई ही इतने हिंदुस्तान दुश्मन हैं तो ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के तो एक हुकूमत क्यों नहीं बनाते और उसको फिर ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। ये सब बेमे बहाने हैं और इन बहानों से जब तक के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे इनको हमेशा चूना लगता रहेगा और पाकिस्तान की सोसाइटी को लॉ ऑफ नेचर ये सजा देता रहेगा कि आपने एक मजलूम कौम के वसाइल पे कब्जे के लिए डीने डींगे बहानों से जो है वो काम लिया और उनके सारे वसाइल को कॉलोनाइज किया। आज आप देखें, मैं कई दफा ये बात कर चुके हैं, हमारे दरियाओं का रुख मोड़ के तो इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाया गया है कि आज मुजफ्फराबाद के शहरी जो है वो वहां सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। और पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जो है वो पानी जो है वो खुश्क हो गया है। और फिर यह है कि आपने एक कमजोर और निहत्ती कौम के वसाइल पे कब्जा करके उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि भाई इसमें आपका हिस्सा क्या होगा। हमारा जमीन हमारी इस्तेमाल होती है, पानी हमारे इस्तेमाल होते हैं, हर चीज, और हद तक के रेमिटेंस भी हमारे हैं। इसलिए कि अगर आप जो डायस्पोरा कश्मीरी है उनके रेमिटेंस को देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो रेमिटेंस भी इधर से जाते हैं, लेकिन उसके बदले में उनके वर्षा को, उस इलाके को क्या दिया जाता है। तो ये सब कुछ ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को मैं समझता हूं कि जब तक कि ये अपनी आंखों के सामने होने वाले जुल्म, ज्यादती और इम्तियाजी सलूक की भरपूर तरीके से मजम्मत करते हुए ये अहद नहीं करते कि अगर हमें मैंडेट मिला तो हम इन कौमों को उनका तारीखी हक देंगे, उनकी आज तारीखी एक और हैसियत को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक उस और वक्त बात तक जी। ये चाहे जितनी दवाएं लोग मांग लें, चाहे जितने पीरों के दरवाजे खटखटा लें, चाहे जितने जो है वो दूर कर लें, ये ना पीरों की दवा, ना औलिया की दवा, ना मौलवियों की दवा, ना आम मुसलमानों की दवा इस एतबार से कबूल होगी कि आपको ताकतवर बनाएं ताकि आप कमजोरों पे और ज्यादा जुल्म करें। इस जुल्म से सबसे पहले आपको हाथ उठाना होगा, आपको हाथ खड़े करके तो कौम लोगों से माफी मांगनी होगी। आज आपको एक और दो छोटी छोटी बात करता हूँ। आपको पता ही होगा जब वो सुबह कैमरे पकड़े गए ना उधर सेनेट में, जी तो वजीर दाखिला ने फरमाया कि अपोजिशन ने कैमरे पकड़े हैं और पूरी दुनिया में सेनेट को बदनाम कर दिया है। ठीक। और एक और खबर आपको बताऊं, आज लॉर्ड नजीर साहब थे हमारे, वो लंदन वाले, उनको वो खैर बरी हो गए। उनने आज एक और काम किया, वो एक पता नहीं क्या है जी, वो बेल्जियम की एक बनी हुई है EU, पता नहीं कौन सी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें बड़ा लताड़ा था पीछे, वो गद्दार और पता नहीं क्या क्या हमें कहते रहे बड़ा। उनको जो सरपरस्ती थी ये लॉर्ड नजीर साहब की थी। अब लॉर्ड नजीर साहब ने उनको कहा कि मेरा कोई तल्लक नहीं है तुम लोगों से, मुझे बहुत सी शिकायतें मसूल हुई है कि तुम लोग बहुत ही गलत 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 कामों में मुलव्वस हो। वो लॉसर साहब की तंजीम, सॉरी मेरा नाम अभी आ गया, वो जिसने पीछे एक दफा हमारे खिलाफ आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पता ना आपको। देखिए बात यह है अलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे खिलाफ जो है, हमने कोई किसी के घर पे कब्जा नहीं किया, हमने किसी का घर का शीशा नहीं तोड़ा, हमने हमेशा अपनी कौम की आज़ादी की बात की जी जी। और इंसाफ का माशरा कायम करने के लिए सारे लोगों की बात की, पाकिस्तान के लोगों की भी बात की और दीगर लोगों की भी। हम दुनिया की तमाम मजलूम कौमों के साथ इज़हार यकजहती करते रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये इन लोगों को
जाती तौर पर मुझसे कोई इख्तलाफ भी नहीं है, और जाती तौर पर ये एस्टेब्लिशमेंट है जो इनसे इस तरह के फतवे लगवाती है, ये अखबारात हैं जिनको दबाया जाता है कि आप इस तरह की स्टोरी छापें। तो हमें इससे ना कोई रंज है ना कोई गम है। हम बबांगे दुल जो सच है वो कहते रहेंगे, चाहे उसकी कोई कीमत हो, वो हम अदा करें करने ये तैयार है। जब हमने अपने प्यारे वतन को से हिजरत की है, अपने प्यारों को रोते हुए छोड़ के, तो अपनी पार्टी के हुक्म की तकमील करते हुए जलावतनी कबूल की है। और जिस वक्त मुझे मेरी पार्टी कहेगी, मैं चाहे हालात जैसे भी हूं, मैं वापस जाऊंगा। ये पार्टी थी जिसने ये डिसाइड किया, या आप कह सकते हैं कि मेरी वालदा थी जिसने मुझे रिक्वेस्ट ये की कि मैं चाहती हूं कि आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन पार्टी के लोगों ने खास करके ये कहा कि देखें, अगर आप किसी जगह किसी सेफ प्लेस पे होंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारे सिरों पे एक साया मौजूद है। और फिर ये है कि इस पूरे अरसे के अंदर हमने एक बात ये महसूस की है कि डिप्लोमेटिक महाज पे हमारी जो स्ट्रगल है या डायस्पोरा कश्मीरी है, ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हमारी जलावतनी का भी एक मकसद है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब अपने अपने वो रास्ते, अपने वो गलियां, अपने वो चश्मे, अपने वो बुजुर्ग, और उन 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 बुजुर्गों का ड्रेस पहना हुआ जो है वो याद आता है तो कलेजा मुंह को आता है। हम कोई यहाँ शौक से, खुशी से नहीं, हम कोई इकोनॉमिकल रिफ्यूजी नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल ख्यालात थे, उन ख्यालात के अंदर कोई दहशतगर्दी की तालीमात नहीं थी, कोई कुछ तो खून की तालीम नहीं थी। हमने तो उस अल कताल के माहौल के अंदर भी अमन की बात की, दोस्ती की बात की, अखुवत की बात की, और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को कहा कि ये मिलिटेंसी जो आप कश्मीर के अंदर शुरू कराने जा रहे हैं पैसों के बलबूते पे, ये हमारी सोसाइटी की फैब्रिक को मजीद तबाह और बर्बाद कर देगी, हमारे सदियों पुराने इतिहाद को नुकसान पहुंचाएगी। और आज आप देख लें कि वैली वर्सेस जम्मू, और मतलब यह है कि लद्दाख वाले अलग सोचते हैं, जम्मू वाले अलग सोचते हैं, वैली वाले अलग गिलगित सोचते वालों हैं। ने भी और आजाद कश्मीर के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो तफावत है वो कम होने के बजाय वो बड़ी है। लोगों लोगों में आपसी इत्तेहाद पैदा होने के बजाय, यानी हालात के इस मुसलसल जबरे मुसलसल को सहने के बावजूद भी आज भी ये तड़प जो है वो लोगों में नहीं है इत्तेहाद की। और क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम पे जो मुसल्लत कूदते हैं वो ये समझते हैं कि इनका इत्तेहाद हमारे फायदे में नहीं है। लेकिन कुदरत को देखिए कि उनमें भी इत्तेहाद नहीं रहा है, हमारी ये कत्तन ख्वाहिश नहीं है। सर बात यह है कि हाँ, ये लेकिन लेकिन हम ये मैं समझते हैं कि ये चाहे वो कोई भी हो, वो किस तरह के फतवे देता है, हमें इन फतवों से कोई, हम अपने आप को तारीख के सामने जवाब दे हैं, नहीं है अपने आपने अवाम के सामने जवाब दे हैं। और इनसे मुझे पता है कि ऐसे लोगों की औकात क्या है। ये लोग जो है, जो अपनी जो है वो छोटे छोटे ये मुखबरीन हैं, ये तारीख के लिए नहीं जीते, ये अपने अवाम के लिए नहीं जीते, ये अपने मुल्क की फलाह और बहबूद और उसकी इज्जत और अजमत के लिए नहीं जीते। ये चंद टुकड़ों, जिसको कहते हैं कि ये चाय और कॉफी के कप पे बिकने वाले लोग कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने बड़ा काम किया है उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो जलावतनियों की शक्ल में भी दी हैं, फांसियों की शक्ल में भी दी हैं, और उनका इंतकाम अल्टीमेटली इनकलाब की शक्ल में भी सर वो है। इन तो लोगों मेरे ख्याल में आज जी, बस 2-4 मिनट इन लोगों पे गिला नहीं कर सकते सर, पता है क्यों? मैं गिला तो कब ये तो आपने जिक्र किया, मैं गिला करता ही नहीं हूं। मैं तो उन लोगों से गिला नहीं करता हूं कि जिनके लिए हमने जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी जवानी उनके लिए सर्व कर दी और उनको बेनिफिटेड किया, और उनके बिट्रेल पे भी उनसे जो है वो शिकवा गुनाह नहीं हो। सर मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि
एक सिनेमा का मालिक था ना, जो उस समझते हैं, मतलब जिस वक्त उनको कोई पहचानने वाला नहीं था, तो हमने उनको रिकॉग्नाइज किया। जिस वक्त उनकी माशरे के अंदर कोई इज्जत करने वाला नहीं था, हमने उनको इज्जत दी। और जी आज आज वो ये समझते हैं कुछ लोग कि हमने इनको चूना लगा लिया, इनकी अपीजमेंट करके फायदा उठा लिया। नहीं, हमने तो तारीख के लिए, अपनी कौम के लिए वो किया है, तो हमें हमें उस पर कोई अफसोस नहीं होता। और न सर, एक ही अफसोस बात होगा। है, एक इंसान ने जो सीखा होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। एक मालिक था, सैनमे का मालिक। उसने खिड़की जो थी ना टिकटों वाली, उसके ऊपर एक पिंजरा रखा हुआ था, उसमें तोता रखा हुआ था। वो तोता कहता था लैंड बना लो, लैंड बना लो, लैंड बना लो। वो लोग लैंड बनाते, टिकट लेते जाते। खैर, वो तोते के पर निकल आए। बात में आप समझे जरा, जो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। जी जी गिला गिला नहीं है, ये एक सबक है हमारा। जी। तो जब वो तोते के पर निकल आए, तो एक दिन उसको जंगले से निकाल दिया। वो जंगल में चला गया। अब जंगल में उसको कुछ आता तो और नहीं था, दूसरे तोते उसको ठूंगे मारते थे। वो ठूंगे ही कहते हैं, मेरा उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, ठेंगे या जो। हाँ, तो उसको और तो कुछ आता थे उनको। चूचे मारना। जी। वो कहते जाओ, वो फिर कहता लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो। हम्म, ये जो अहबाब हमारे, जिनको आप कुछ आपसे या किसी से भी वो मतलब फायदा लेके, या उनको आपने एक चलना सिखा दिया और फिर वो चल जाते, तो जितना आपने उनको सिखाया ना, उसके बाद चले, उसके बाद उनकी अपनी सोच कोई नहीं थी। वो अगर चले गए तो उनको भी नहीं है। खैर, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। पिसर कुछ ऐसा बरामद हुआ कि बाप भी चकरा गया। पिसर कुछ ऐसा बरामद हुआ कि बाप भी चकरा गया। अब आलमे बरज़ख में पिदर भी परेशान हो गया। हम्म, कैसा नाम छोड़ा था मैंने तरका में, कैसा नाम छोड़ा था मैंने तरका में, पिसरे नामदार ने मेरे नाम के साथ शुगली शुगली लगवा दिया। ये एक किसी बंदे के लिए है, तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। वो हर बात में शुगल लगाते हैं। अब तो उनका नाम ही पड़ गया शुगली फराज। बस मेरे ख्याल में मतलब यह है कि इधर इधर तो जो है वो हो गए फराज साहब हैं, वो आलम बरज़ख, जी जी जी, जो, वही है जो, ना, जो बड़े शायर थे, शायर थे, जिनको और रूस के इनकलाबी ईवानों में शायर भी थे, कलीन बिछते जिन्होंने थे। जी अवाम के लिए शायरी की, जिनने अवाम के लिए जीना और मरना अपना नस्बुलैन समझा। तो अब वो तो इसी को कहते हैं, हमारे पुंछी जबान में है, चंगे दे पंगे दे कमता तुरे। बिल्कुल सर, वही गल है। वो पहाड़ी भी जाने हाथ कने पात तक, जैसे माँ प्यो ऐसे जाते कौन सी लेकर। आजकल बड़ा उल्टा हो गया है। आजकल बाप कुछ है, बेटा कुछ है। और फिर दूसरी बात है कि हमारा जो ये जो मुमलकत इख्तियार पाकिस्तान है सर, इसके अंदर एक और बात भी है कि जब तक मैं नहीं समझता कि ये कुछ सबक हासिल करें। देखें, दूसरों के मामलात में दखल देना, दूसरों के घरों के अंदर, मतलब जब तक हम एंटर होते रहेंगे तो फिर लोग हमारे घर में भी एंटर होते हैं। फिर वो हमें भी तंग करेंगे, और इसीलिए हम तंग हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आपको हफीज शेख, यानी हाई कोर्ट लाहौर ने, कि हफीज शेख साहब के अलावा आपको कोई बंदा नहीं मिला था 22 करोड़ में से। उनने कितना टैक्स दिया, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो हुकूमत ने आगे बस उसी तरह ही। आज सुबह रात को 5:30 तक सुबह सादक संजरानी साहब सेनेट की बिल्डिंग के अंदर रहे। जनाब मेरे, चूंकि इसकी जो है वो मैं अनफॉर्चुनेटली अपना चार्जर भूल गया, अच्छा अच्छा, बिल्कुल आखिरी है, तो इसको अब रैप अप ठीक है, करें और ठीक है सर। मेरे नाजरीन, हम अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। और मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से सरदार शौकत अली कश्मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुमलकत इख्तियार पाकिस्तान दुआ करें कि इसके अंदर कोई इस्तेकाम हो। हम इसको अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं देखना चाहते। हम इनके मुआशी, सियासी, दफाई इस्तेकाम को कबूल करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन हमें सिर्फ इतनी इजाजत दे, हमें सिर्फ इतना रहने दें, हमें जीने दें। हमारा मुल्क जो है उसको एक मुत्तहिदा रियासत की तरफ जाने दें, और इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जनाब। अल्लाह हाफिज जी।